बूढ़े बाप की औकात। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब बूढ़े पिता ने गिड़गिड़ाते हुए अपने बेटे से अपनी खून से लथपथ पत्नी को अस्पताल ले जाने को कहा तो बेटा यह कहकर भगा दिया कि बुढ़िया के खून से मेरा गाड़ी गंदा हो जाएगा। फिर बूढ़े पिता अपनी पत्नी को ठेले पर रख के अस्पताल ले जाकर एडमिट कराया और लौटकर कि ऐसा काम कि अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए बेटे से हाथ जोड़कर भीख मांगता रहा बुजुर्ग पिता। लेकिन बेटे ने यह कहकर हाथ झाड़ लिया कि मेरी गाड़ी इनके खून से गंदी हो जाएगी। जब पत्नी की जान बचाने के लिए बूढ़ा पिता उसे ठेले पे लेकर भागा, आदित्य जल्दी से दरवाजा खोल, देख तेरी माँ को जाने क्या हो गया है। अचानक से खून की उल्टियाँ करने लगी है। आदित्य दरवाजा खोल, जल्दी दरवाजा खोल बेटा। अपने बेटे के कमरे का दरवाजा पीटते हुए राधे किशोर जी चिल्लाए जा रहे थे कि तभी आदित्य के कमरे का दरवाजा खुला और आदित्य अपने कमरे से बाहर निकलता हुआ बोला, अरे कौन सी आफत आ गई, कौन मर गया जो आधी रात में दरवाजा पीट पीट कर मेरी नींद खराब कर रहे हो। आदित्य के दरवाजा खोलते ही राधे किशोर जी उसके आगे हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करने लगे कि बेटा मेहरबानी करके अपनी माँ को अस्पताल तक ले चल। अचानक वो खून की उल्टियाँ करने लगी है, पता नहीं उसे क्या हो गया है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। जल्दी से तू उसे अस्पताल ले चल बेटा, वरना कुछ भी हो सकता है। आदित्य ने अपने बाप से सीधी मुँह बात तक नहीं जरूरी नहीं समझा और बोला, इतनी आधी रात में अब मैं उस बुढ़िया के लिए अपनी नींद खराब करूं। जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी तब तो मुझे और मेरे बीवी बच्चों को अलग कर दिया था और अब हाथ फैलाकर चले आए। चलो देखता हूँ कि तभी पीछे से आदित्य की पत्नी रेखा कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, क्या देखता हूँ, कहीं नहीं जाओगे तुम, चुपचाप कमरे में जाकर आराम करो। आधी रात का समय है, अरे सुबह उठकर ऑफिस भी जाना है। इनका क्या है, इन्हें तो कोई काम धाम है नहीं। पर तुम तो इतने फ्री नहीं हो ना, तुम्हें तो काम है, फिर भी झट से चल दिए हैं। हे भगवान, कब तक मैं तुम्हें ऐसे ही सब कुछ समझाती रहूँगी। अब चलो यहाँ से अंदर, इन्हें जो करना है वो करते रहे। और वैसे भी हमारा उनसे क्या मतलब, या मरे या जिए हैं, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस बुढ़िया के खून से अपनी गाड़ी को और गंदा करोगे। तब आदित्य ने भी अपने पिता को यही कहकर भगा दिया कि मैंने अभी 1 हफ्ते पहले ही नई गाड़ी निकाली और मैं उसके खून से गंदा नहीं करना चाहता। जाओ जाकर कोई ऑटो रिक्शा ढूंढ लो, और अगर पैसे नहीं है तो यह लो 100 रुपये और ले जाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा देना, वह इलाज के पैसे नहीं लगेंगे। बेटे ने यह कहकर अपने कमरे का दरवाज़ा फट से बंद कर लिया। और इधर राधे किशोर जी, जो कि अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें, अपने बेटे की बातें सुनकर वही सरदम रह गए कि कैसे उनकी औलाद, वो औलाद जिसे पालने पोसने में दिन रात करी मेहनत की, न धूप देखी न छाँव देखी, न दिन देखा न रात देखी, बस हमेशा उसके साथ खड़े रहे, खुद भूखे रहकर भी उसका पेट भरा। और जब आज उन्हीं माँ बाप की जान पे बन आई तो वो औलाद उनकी जान से ज़्यादा कीमती अपनी गाड़ी को समझती है। वो खड़े खड़े यही सब बातें सोच रहे थे कि उनकी पत्नी के खांसने की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा और वह दौड़ते हुए अपने कमरे में गए और अपनी पत्नी को हिम्मत देने लगी, नीतू तुम हिम्मत मत हारो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं किसी भी तरह से चाहे कुछ भी करो तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। बस तुम मेरा साथ दो और थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, तुम बस 2 मिनट रुको, मैं अभी आया। बाहर किसी से मदद मांगने के इरादे से भी अपने कमरे घर से दौड़ते हुए राधे किशोर जी बाहर निकले। जब वे घर से बाहर निकले तो इधर उधर देखने लगे कि वो मदद के लिए किसको बुलाए, लेकिन जब उनका अपना बेटा उनकी मदद करने को तैयार नहीं था तो वो किसके आगे हाथ फैलाते कि तभी सड़क पे ही उन्हें एक ठेले वाले का ठेला खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसे एक पतली सी जंजीर से बांधा हुआ था। हिम्मत करके राधे किशोर जी ने उस
जंजीर को तोड़ने की कोशिश की और यह तो उनके नसीब की ही बात है कि वो जंजीर जंग खाई हुई बिल्कुल बेकार जंजीर थी, जिस पर पत्थर के 4-6 चोट करने से ही वह जंजीर टूट गई। और राधे किशोर जी दौड़कर अपने घर के अंदर गए और नीतू जी को अपने कंधे पर डालकर ले आया। उन्हें उसी ठेले पर लिटाकर अस्पताल की ओर उन्हें दौड़ने लगी। पूरे रास्ते एक एक पल जैसे राधे किशोर जी की जान निकल रही थी। हर क्षण उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं उनकी अर्धांगिनी उनका साथ न छोड़ जाए। और बस वो अपने डर को कम करने के लिए लगातार नीतू जी से बातें कर रहे थे। नीतू जी, हिम्मत मत हारना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, देखो हम अस्पताल पहुँचने ही वाले हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम परेशान मत हो, बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, किसी भी वक्त हम अस्पताल पहुँच जाएंगे। बार बार यही सब बातें करते हुए राधे किशोर जी अपनी पत्नी को हिम्मत बांधने की कोशिश कर रहे थे। या ये सच कहूँ तो वो खुद को हिम्मत बढ़वा रहे थे। जब तक उन्हें अपनी पत्नी के कराने की भी आवाज़ आती रहती तो वो तेज कदमों से लगभग दौड़ लगाते हुए अस्पताल की ओर बढ़ते रहते। और जैसी उनकी पत्नी के कराने की आवाज़ कम होती तो उनकी जान निकलती जा रही थी। वो 15 मिनट का सफ़र दौड़ते भागते उन्होंने लगभग 10 मिनट में ही तय कर लिया और अपनी पत्नी को लेकर फटाफट अस्पताल के अंदर पहुँचे। अस्पताल में जाते ही उन्होंने कंपाउंडर को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया और वो चीखते चिल्लाते रोए जा रहे थे। ऐसी हालत में उन्हें देखकर कंपाउंडर भी दौड़ते हुए आए और नीतू जी को खून से लथपथ देखा। तुरंत ही उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। दरअसल नीतू जी को अचानक से कैसे ही खून की उल्टियाँ होने लगी, जिसके कारण उनके सारे कपड़े खून से गंदे हो गए थे। इमरजेंसी वार्ड में उन्हें तुरंत शिफ्ट कराया गया। इधर नीतू जी का इमरजेंसी वार्ड में उपचार चल रहा था और इधर राधे किशोर जी बस हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जीने की केवल एक ही वजह है और वो है मेरी अर्धांगिनी, इसे मुझसे दूर मत करना प्रभु। जब तक मेरा जीवन है तब तक इसे मेरे साथ ही रहने देना। मेरी पत्नी के बिना मेरा कोई नहीं है, मैं उसके बिना बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर बैठे हुए राधे किशोर जी रोए जा रहे थे और वो रोते हुए ईश्वर से यही सब प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, चाहे जो मुझे कुछ भी हो जाए पर मेरी पत्नी को बिल्कुल ठीक कर दो, उसे मेरी भी उम्र लग जाए। कि थोड़ी ही देर में वहाँ नर्स ने आकर राधे किशोर जी को आवाज़ लगाई और उनसे कहा कि हमें उन माता जी का ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन में उनकी जान को खतरा भी है, इसलिए हमें कुछ पेपर्स पे आपके सिग्नेचर चाहिए। यह सब बातें सुनकर अंदर के अंदर राधे किशोर जी की जान निकल रही थी, पर उनके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था अपनी पत्नी को बचाने का। सो झटपट ही उन्होंने उस पेपर्स पे भी साइन कर दिए और उन नर्स के आगे हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटा मेरी पत्नी को बचा लो, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। तो वो नर्स अंदर जाती जाती बस इतना कहकर गए थे कि अंकल, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें कुछ न हो। बस इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। इधर राधे किशोर जी घंटों भर यूं ही भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर बैठे रहे। जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकले तो उन्होंने राधे किशोर जी को बताया कि अभी हमें कुछ घंटे इंतज़ार करना होगा। यदि माता जी को कुछ घंटे में होश आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि उन्हें जल्दी ही होश नहीं आया तो परेशानी हो सकती है, इसलिए प्रार्थना कीजिए कि उन्हें जल्दी होश आ जाए। हमने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया है, अब आगे जैसी ईश्वर की मर्जी। कई चीज़ें डॉक्टर्स के हाथ में नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें ईश्वर के हाथ में होती है, तो बस अब तो सब कुछ उस भगवान के हाथ में ही है। माता जी को कब होश आए कब नहीं। आज की रात राधे किशोर जी पे बहुत भारी गुजरने वाली थी। पूरी रात बेचारे एक टांग पे खड़े रहे, मतलब कि पूरी रात बेचैन रहे, चैन की नींद नहीं सोई पाए। चैन की नींद तो दूर की बात, एक पल के लिए भी उनकी आंखें तक बंद नहीं हो रही थी और न ही वो सुकून से रह पाए।
हर पल बस उन्हें बेचैनी लगी हुई थी कि बस किसी तरह उनकी पत्नी को होश आ जाए। और ऐसी ही पूरी रात निकल गई, लेकिन नीतू जी को होश नहीं आया। अगली सुबह भी नीतू जी अब तक बेहोश थे। और इधर राधे किशोर जी भी जब बहुत परेशान थे, तब उनके मन में आया कि क्यों ना एक बार फ़ोन करके अपनी बेटियों को इस बारे में खबर दे दे। बेटा न सही, कम से कम बेटियां तो अपनी माँ से के बुरे समय में उसके साथ रहे कि बस यही सोचकर उन्होंने वही कंपाउंडर का फ़ोन मांगकर अपनी बेटियों को फ़ोन किया और उसकी माँ की तबीयत के बारे में बताया। अपनी माँ की तबीयत के बारे में सुनते ही नीतू जी की दोनों बेटियाँ अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ी। इधर राधे किशोर जी, जो कि पूरी रात से जगे हुए थे, अभी अपनी पत्नी के बेड के सहारे बैठे हुए थे। अभी भी नीतू जी आईसीयू में ही एडमिट थी, क्योंकि उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ था। लेकिन राधे किशोर जी अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथों में लेकर बैठे हुए उनसे बातें करने की कोशिश कर रहे थे। वो बार बार उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे और अपने पुराने समय की बातें उन्हें याद दिलाने लगे। वो कहने लगे कि उठो नीतू, तुम मुझे इन हालातों में अकेला नहीं छोड़ सकती। तुमने आज तक हर हालत में, हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। तुम्हारे कारण ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुमने मेरा उस समय साथ दिया जब मैं बिल्कुल खाली हाथ था। तुम्हें याद है नीतू, जब हम पहली बार शहर में आए थे तो हम दोनों के पास कितने ही पैसे थे। किराए के मकान में रहकर हमने अपना गुजारा किया और ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे हमने अपना सब कुछ कमा लिया। तुमने उस मुश्किल भरे हालात में भी मेरा साथ दिया, जब मेरे पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। और जब आज हमारे पास सब कुछ है, तब तुम मुझसे यूँ हाथ छुड़ाकर नहीं जा सकती। उठो नीतू, तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। अरे मेरे बारे में भी सोचो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सोचो कि मेरा क्या होगा। मुझे तो कोई रोटियां देने वाला भी नहीं है। तुम्हारी बहू रानी, वो तो हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। रोटियां क्या मुझे खाक बनाकर देगी? दिन रात तुम्हारे बेटी और बहू मुझे जूते मारेंगे। क्या तुम यही चाहती हो कि मैं उसके जूते खाकर भी उसके दरवाजे पे पड़ा रहूं? बस तो रोटियों के लालच में मुझे तुम्हारे रहते किसी की ज़रूरत नहीं है। बस तुम ठीक हो जाओ नीतू। क्या तुम सच में अपने पति को इन हालातों में देखना चाहती हो? राधे किशोर जी अपनी पत्नी से ऐसी ही बातें कर रहे थे जैसे वो सब कुछ सुन रही हो, और शायद उन्हें इन्हीं प्रयासों से सचमुच वे अपनी बातों को सुन रही थी। शायद सारी बातें ना सही, लेकिन उनकी कुछ बातें तो उन्होंने सुन ली थी, क्योंकि राधे किशोर जी ने अपनी पत्नी का हाथ जब अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, तो धीरे धीरे नीतू जी के हाथ में कुछ हलचल हुई और राधे किशोर जी ने अपनी पत्नी की ओर देखा तो नीतू जी ने हले से अपनी आंखें खोली, और आंखें खोलते ही नीतू जी ने अपने पति की ओर देखा, जिनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। राधे किशोर जी रोती रोती अपनी पत्नी से ये सब बातें कर ही रहे थे कि नीतू जी आंखें खोलते हुए देखा राधे किशोर जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने कंपाउंडर को कहा कि भाई साहब, आप जरा जाकर डॉक्टर साहब को बुला दीजिए, उन्हें बता दीजिए कि मेरी पत्नी को होश आ गया है। वो एक बार यहाँ आकर जांच कर लेंगे। अपने पति को देखते मात्र नीतू जी उनकी हालत समझ रहे थे। उन्हें देखकर नीतू जी भावुक हो गई और उनकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि नीतू जी के मुंह पे ऑक्सीजन लगे थे, इसलिए वो कुछ कहा नहीं सकती थी। लेकिन जब राधे किशोर जी ने उनकी आंखों में आंसू देखे तो वो उनकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले कि बस अब तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस नीतू, रोने के दिन तो अब ख़त्म हो चुके हैं। अब तो सब कुछ अच्छा होगा। तुम कहती थी ना कि वक्त रहते ही मुझे कोई सही फैसला ले लेना चाहिए, लेकिन मैं ही था जो बेटे के प्यार में अंधा हुआ जा रहा था। अब बस तुम ठीक होकर घर चलो, फिर देखो मैं कैसे सब कुछ ठीक करता हूँ। चलो चलो, अब तुम अब परेशान मत हो, अब तुम आराम करो। डॉक्टर साहब आते ही होंगे। इतनी ही देर में डॉक्टर भी वहाँ पहुँच गए, जिन्हें देखकर राधे किशोर जी ने कहा कि लो डॉक्टर साहब आ गए।
डॉक्टर साहब आप चेक कर दीजिए, या कहते हुए राधे किशोर जी साइड में खड़े हो गए। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और कहा कि अब ये पहले से बेहतर है, कम से कम खतरे की तो कोई बात नहीं है। जैसे जैसे इनकी हालत रिकवर होगी वैसे वैसे आपको बता दिया जाएगा। अब डॉक्टर चेकअप करके वहाँ से चले गए और अब तक उनकी दोनों बेटियां राधिका और मोनिका भी अपने परिवार वालों के साथ वहाँ आ गए थे। जैसे उन्होंने अपनी माँ को इस हालत में देखा तो दोनों ही फुट फुट के रोने लगी। तो राधे किशोर जी ने उन दोनों को शांत किया और कहा कि बेटा तुम दोनों परेशान मत हो, अब तुम्हारी माँ खतरे से बाहर है, अब चिंता की कोई बात नहीं है, चुप हो जाओ बेटा, वरना तुम्हें देखकर तुम्हारी माँ और परेशान हो जाएगी। तब उनकी दोनों बेटियां भी राधे किशोर जी के साथ अंदर अपनी माँ से मिलने गई और उन्होंने अपनी माँ के सामने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो। कुछ देर तक तो सब लोग जो ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद नीतू जी को दवाइयाँ देकर आराम करने के लिए लिटा दिया गया और उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जब बेटियां अस्पताल के अंदर आ गई तो उसके बाद वे अपने पापा से पूछने लगी, पापा हॉस्पिटल का बिल, दवाइयों के खर्चे, वो सब आप कैसे देखेंगे। कि तभी राधे किशोर जी के दामाद बीच में बोल पड़ेंगे, अरे पागल हो, ऐसे वक्त पर तुम पापा से कैसी बातें कर रही हो। पापा आप परेशान मत होइए, वो सब हो जाएगा, बस माँ ठीक हो जाए, बाकी सब हो तो होता रहेगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम दोनों मिलजुल कर सब देख लेंगे। राधे किशोर जी के दोनों दामाद ने उनसे जब यह बात कही तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्हें तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि उनका एक बेटा नहीं है लेकिन उनके दो बेटे हैं। अब तो वे अपने दामाद को अब तक सिर्फ दामाद ही की तरह मानती थी, लेकिन आज उन्हें एहसास हुआ कि उनके दामाद उन्हें अपना ससुर नहीं बल्कि अपने पिता समान समझते हैं। राधे किशोर जी मन में बहुत गर्व महसूस कर रहे थे कि उनके दामाद कितने अच्छे हैं। अब उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि आप परेशान मत हो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा, अभी कुछ समय से ही तो चीज़ें मेरे अंडर नहीं है, बाकी इतना तो मैं अपनी पत्नी के लिए कर ही सकता हूँ ना। तो आप परेशान मत होइए बेटा, आपने कह दिया बस मेरा दिल भर आया, अब मुझे भविष्य में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दो बेटे जिंदा हैं। तब बेटे से याद आया कि उनके दामाद और बेटी दोनों पूछ ले कि पापा भैया भाभी कहाँ हैं। माँ की इतनी तबीयत खराब हो गई और वो दोनों अभी भी यहाँ नहीं आए। तब राधे किशोर जी ने उन दोनों को सारी बातें बता दी। जब वो मदद मांगने के लिए गए उनके पास पहुँचे तो उनके बेटे और बहू ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया था। अब वो कहने लगे कि बेटा बस 2-4 दिन की ही बात है, तुम घर पर रह जाओ, कम से कम हॉस्पिटल से खाना लाकर बना कर ले आया करो। कि वैसे भी अभी नीचे में और तुम्हारी माँ ही रहते हैं, तुम्हारे भैया भाभी को ऊपर ही रहते हैं और उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तुम्हारी भाभी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमारे जीने मरने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे उन्हें यह दिखाना ही होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। माना कि मेरी बीमारी के कारण मेरा सब कुछ मुझसे छीन गया और यहाँ तक कि मजबूरी में आकर मैंने अपनी सारी दुकानें भी बेच दी, और यह सब भी तुम्हारे भाई के कारण ही हुआ था जिसने आज मेरी पत्नी को अस्पताल तक लाने के लिए मना कर दिया। मैं इस बात को भूलूंगा नहीं और तुम देखो कि अब मैं कैसा सबक सिखाता हूँ। तब कुछ दिनों के लिए उनके दामाद ने उनकी बेटियों को वहीं छोड़ दिया। जब तक नीतू जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो गई तब नीतू जी डिस्चार्ज हुई तो राधे किशोर जी अपनी पत्नी को लेकर घर पहुँचे और उन्होंने नीतू जी को समझाया कि अब उन्हें ऐसी मतलबी भेजे की कोई ज़रूरत नहीं है और फिर वैसे भी अब वो अपने पैरों पे खड़ा है तो अपनी खर्चे अपनी सारी ज़रूरतें खुद देख सकता है, हमारे ऊपर उसका कोई जोर नहीं है, इसलिए अब यहाँ जो भी कुछ है सब मेरा ही। अपनी पत्नी को अस्पताल से घर ले जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे और बहू से कोई बात नहीं की, उन्होंने केवल वकील के पास जाकर उस वकील से कोई बात की थी।
तब वकील ने उन्हें कुछ बातें समझाई और कहा कि यदि वह ऐसा करते हैं जैसा उस वकील ने उन्हें समझाया है तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा राधे किशोर जी चाहते हैं। परेशानी की बात यह थी कि वह अचानक से अपनी पत्नी को इतना बड़ा सरप्राइज देना नहीं दे सकते थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी पत्नी को यह बात समझा दी कि उनका बेटा उनके साथ रहने के लायक नहीं है और यदि वह ऐसे उनके साथ रहा तो वह उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा और यह बर्बाद करके रख देगा जैसे उसने अब तक उन्हें बर्बाद किया है। दरअसल जब नीतू जी और उनके पति शहर में आए तो वो किराए के मकान में रहते थे। शुरू में सबके साथ परेशानियां होती है वैसे ही उनके साथ भी थी। धीरे धीरे उन्होंने अपना बजट बनाया और शहर में ही अपना मकान खरीदने का प्लान भी बनाया। उन्होंने सोचा कि वे इस मकान को खरीदने के बाद कोई दुकान भी खरीद लेंगे और उन्हें यह जो मकान खरीदा था इसी में उन्होंने 4 दिनों की 4 दुकान भी बनवाई थी ताकि भविष्य में उन्हें किसी चीज़ की परेशानी न हो। उन्होंने अपने घर में 2 फ्लोर बनवा रखे थे जिसमें एक फ्लोर में उनका बेटा रहता था और एक फ्लोर में वो खुद रहते थे। जिस फ्लोर पे वो खुद रहते थे वहाँ उन्होंने किराएदार को भी रखा है जिसके किराए के पैसों से अब वो अपना खर्चा चलाते हैं। जब उन्होंने यह सब खरीदा तब उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर तो हो ही गई थी, लेकिन इस दौरान उनके बेटे को न जाने क्या भूत सवार हुआ कि वो जिद पे अड़ गया कि मुझे तो विदेश जाकर ही पढ़ाई करनी है, जबकि वो इतना होशियार भी नहीं था और अभी तक उनका बजट भी इतना ज़्यादा नहीं था। तो उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया कि वो यही शहर में किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर ले, लेकिन नहीं, उसके सर पे तो वो बस विदेश जाने का भूत सवार था। कुछ समय उसने 1-2 दिन खाना भी नहीं खाया था तो मजबूरन उन लोगों ने उसे विदेश में पढ़ने भेज दिया जिसकी वजह से उन पे बहुत कर्जा भी हो गए। एक तो इस दौरान राधे किशोर जी ने मकान बनवाया, फिर दुकान तैयार करवाई। इस सब चीज़ों में पैसा तो लगता ही है ना, और ऐसे में जब बेटे की बारी आई तो वह अपने माता पिता की बात समझने की बजाय जिद पे अड़ गया और मजबूरन उन्हें उसकी बात माननी पड़ी। अब उन्होंने उसे विदेश जाने के लिए मंजूरी दे दी और साथ में उसे खर्च के लिए पैसे भी दिए सालाना के रूप में। अभी उसकी फीस भर दी जिसके लिए उसने कई लोन ले रखे थे और उसके ऊपर कर्ज भी बहुत हो गया था, लेकिन एक उम्मीद थी कि बेटा जब वहाँ से पढ़ाई करके आएगा तो कामयाब हो जाएगा, वही सब कुछ संभाल लेगा। ऐसे ही अब वे लोग अपना समय गुजार रहे थे। इधर दुकानों के किराए के पैसे आ जाते और इधर अभी तक कमरा भी उन्होंने किराए पे भी नहीं उठाए हुए थे, इसलिए बहुत हद तक उनकी मदद इसी से हो जाया करती थी। उनके बेटे के अलावा उनकी दोनों बेटियां भी पढ़ाई कर रही थी तो उनके खर्च के लिए भी पैसे चाहिए थे। आखिरकार जब बेटे और बेटियों की पढ़ाई पूरी हो गई तो उन्होंने बेटियों की शादी के बारे में सोचा। बेटियों को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी तो उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा दी और शादी के बाद उनकी दोनों बेटियां अपने परिवार में बहुत खुश थीं। अभी बेटे की शादी के बाद उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी करवाई थी। जब बेटा शहर में वापस आ गया तब वो अपनी लंबी लंबी टींगे हाँक रहा था कि उसके लिए इतनी सारे ऑफर आ रहे हैं, वो यहाँ नौकरी करेगा कि वहाँ नौकरी करेगा। लेकिन अब पता चला कि उसको तो कहीं नौकरी ही नहीं लग रही है क्योंकि वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। यह यूँ कहो कि उससे घर बैठे खाने की आदत पड़ गई थी। शादी के बाद भी यूँ ही घर पे पड़ा रहता, कुछ काम करता न धाम करता। धीरे धीरे वो कुछ लोगों के साथ जुए में पैसे लगाने लगा। विदेश तो वो बस अपने माँ बाप के पैसे उड़ाने के लिए गया था, उसे अय्याशियाँ करनी थी, इसलिए वो अपने माँ बाप से दूर भागा था और अब फिर से वो हर समय जुए में ही लगा रहता। उसके पिता ने उसे कितनी बार समझाया कि यह सब छोड़कर उसे नौकरी पर ध्यान देना चाहिए, यह सब किस्मत का खेल है और नौकरी मेहनत का किस्मत साथ छोड़ भी दे तो मेहनत साथ नहीं कभी नहीं छोड़ेगी। यदि कहीं काम करेगा तो इसे
इसकी मेहनत के पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए वे उसे समझाते रहते और इधर उनकी बहू भी उसे सारे शौक मौज में रहे थे। जब भी वो जीत कर आता तो अपनी बीवी को कभी तोहफे लेकर आता तो कभी कुछ लेकर आता। वो भी इन सब चीज़ों में ही खुश रहती। उसे यही सही या गलत से कोई मतलब नहीं था। जब यही सब लगातार चलता रहा और पानी अब सर से ऊपर हो जाने लगा, तब राधाकिशोर जी ने अपने बेटे को कहा कि वो अपनी बीवी बच्चे को लेकर उनसे अलग हो जाए और ऊपर वाले फ्लोर पे ही वो रहने लगे। उन्होंने तो उन्हें उससे यह सोचकर अलग किया था कि अब वो किसी तरह से अपने बच्चों के लिए काम कर लेगा तो इसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, लेकिन नहीं, इसे तो इतनी सी बात समझ ही नहीं आए। जब से माँ बाप ने इसे खुद से अलग कर दिया तब से इसने उसकी नाक में दम करके रख दिया। आज तीसरे दिन उसके कर्जदार उनके घर पे मंडराते रहते। एक एक करके उनकी 2 दुकान बिक चुके थे और तीसरी दुकान भी बिकने वाली थी। वो तो जैसे तैसे अभी तक राधाकिशोर जी गाड़ी खींच रहे थे, लेकिन अब उनके बस का नहीं था। अब उन्होंने सोच लिया था कि वो अपने बेटे का साथ नहीं दे सकते। जैसे अपने माँ बाप से रत्ती भर भी प्यार नहीं है तो वो उनके मरने की दुआएं मांगता है, और इसलिए अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब उनका बेटा उनसे मरने से कोई मतलब नहीं है रखता, उनके जीने से उसे कोई मतलब नहीं है, तो वो क्यों उनके लिए इतना सब करे। एक माँ बाप का जो फर्ज होता है वो तो वो लोग कब का निभा ही चुके हैं। अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो दुनिया में खड़ा रह सके, यहाँ तक कि उसकी शादी भी करवाई और उसके परिवार को भी पालने की कोशिश की, लेकिन नहीं, उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। वो तो स्वार्थी था और अब इसलिए राधाकिशोर जी ने भी सोच लिया था कि वे स्वार्थी बनेंगे और केवल अपनी और अपनी पत्नी के बारे में सोचेंगे। बुरे समय में जिन्होंने उनका साथ दिया केवल उनके साथ रहेंगे, अपनी बेटी को सबक सिखाकर रहेंगे और उसे उसकी सजा जरूर देंगे। अब उनके बेटे के प्रति उनके मन में कोई प्रेम भावना नहीं रह गई थी। जिस बेटे ने अपनी मरती हुई माँ को देखना जरूरी नहीं समझा, उसे एक बार अस्पताल लेकर जाना जरूरी नहीं समझा, उस बेटे से भला क्या ही बात की जाती। और उन्होंने अब लॉर्ड से बात की और जब उनकी पत्नी ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि उनका बेटा उनके जैसा नहीं है, तब उन्होंने यानी कि राधाकिशोर जी ने लॉयर को अपने घर बुलाया और अपने बेटे को आवाज़ दिलवाकर नीचे बुलाया। जब वो नीचे आ गया तो उन्होंने अपने बेटे को वो फरमान सुनाने के लिए कहा जो राधाकिशोर जी ने अभी कुछ दिनों पहले ही बनवाया था। दरअसल राधाकिशोर जी ने अपनी पत्नी की हालत को देखते हुए अभी अपनी वसीयत तैयार करवा दी थी, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कल को उसके मतलबी बेटे और बहू उनकी जायदाद के लिए जाने उनके साथ क्या कर दे। तब केवल इसी कारण से उन्होंने अपनी वसीयत तैयार करवाई, जिसमें उन सब लोगों के बारे में जानकारी मिल जाए कि लॉयर ने उन्हें सारी वसीयत पढ़कर सुना दी। दरअसल राधाकिशोर जी ने अपनी वसीयत में कुछ बदलाव करवाए थे, जिसके अनुसार उनकी और उनकी पत्नी की मौत यदि किसी भी संदिग्ध हालत में होते हैं या फिर किसी भी बीमारी का उपचार सही से नहीं होने के कारण उनकी आकस्मिक मौत हो जाती है, तो यह सारी ज़मीन जायदाद अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम को दान कर दी जाएगी। और यदि उनके बच्चे उनकी सेवा करते हैं और एक सही उम्र पर सही कारण से उनकी मृत्यु होती है तो इस जायदाद का बंटवारा होगा, जिसमें जायदाद के 2 हिस्से होंगे, जिसमें एक हिस्सा मेरे दोनों बेटियों का होगा और अपने इस घटिया बेटे को अपनी जायदाद में से एक फुटी कौड़ी तक नहीं दूंगा, दर दर भटकता फिरेगा। यह सब बातें उन्होंने अपने बेटे के मुंह पे कही और साथ ही कहा कि आज शाम तक मेरा घर खाली करके अपना सामान लेकर और अपनी यह चमचमाती हुई गाड़ी लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाना, और यदि तुम मुझे कल सुबह यहाँ दिखाई दिए तो पुलिस वालों से ऐसा डंडा परवाऊंगा कि याद रखोगे। इसलिए तू और तेरी बीवी मुझे कल यहाँ नज़र मत आ जाना, वरना बैठे
बैठने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। जाओ। अब उनके बेटे को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि उनके पिता ने सारी ज़मीन जायदाद अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी थी और जो एक दुकान बची थी वो भी उन्होंने अपने बेटे से छीन ली, जिस पर बैठकर उसने अपनी गाड़ी खरीदी थी। अब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने अंडर डायरेक्ट कर ली और अपने बेटे को उसकी औकात दिखा दी कि वो कहाँ पर स्टैंड करता है। जिस गाड़ी के बलबूते पे वो इतना उछल रहा था, वो गाड़ी भी अपने पिता की मेहनत की कमाई से बसाई हुई उस दुकान के पैसों से खरीदी थी। और जिस घर में अपने पिता के मुंह पे उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, वो घर भी उनके पिता का बनवाया हुआ था। अपने बेटे को उन्होंने दुनिया भर की बातें सुनाई और अगले दिन सुबह ही राधे किशोर जी उसके दरवाज़ा खटखटाने वाले थे, लेकिन उन्हें याद आया कि पिछली बार जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया था तो उनकी बेटी बहू ने उनके साथ कैसे बर्ताव किया था, इसलिए उन्होंने खुद दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने पुलिस वाले को फ़ोन कर दिया और अपने घर बुलाया। पास ही इस चौकी से 2 पुलिस वाले वहां आ गए और उन्होंने जैसी आवाज़ लगाई तो उनका बेटा आदित्य दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। तब पुलिस वालों ने उससे कहा कि तुम 1 घंटे के अंदर अंदर ही यह घर खाली कर दो, वरना हमें तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी कि तुम जबरन इस घर पे कब्जा करना चाहती हो। उनका बेटा आदित्य बड़ी ऐठ में बोला, तुम्हें जो करना है कर लो, यह घर में खाली नहीं करूँगा। यह मेरे बाप का घर है और वैसे भी इस बाप की जायदाद पे औलाद का हक होता है और मैं इनका इकलौता वारिस हूँ। सारी ज़मीन जायदाद पर मेरा ही हक है, सब मेरी ही हुई ना। और उसकी यह सब बातें सुनकर पुलिस वाले को गुस्सा आ गई और उनका कॉलर पकड़ के उसे घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले आए। पीछे पीछे उनकी पत्नी भी दौड़ती हुई आ गई। पुलिस वालों ने राधे किशोर जी और उनकी पत्नी नीतू जी के सामने ही उन दोनों से कहा कि यह तो अभी बस ट्रेलर दिखाया है, अगर 1 घंटे की में घर खाली नहीं हुआ तब देखना कि क्या होता है। पुलिस ने 2-4 हाथ मारे और घसीट कर बस नीचे तक लेकर आए। इतने में ही आदित्य की सारी हवा निकल गई। दोनों पति पत्नी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर ऊपर से नीचे आए, अपने पिता के पैरों में गिड़गिड़ाने लगे, उनसे दया की भीख मांगने लगे, क्योंकि आदित्य को पता था कि वो कुछ नहीं कर सकता। अभी तक वो अपने पिता के पैसों पर ही उछल रहा था, लेकिन अब उनके लाख मनाने पर भी राधे किशोर जी नहीं माने। अब तो मानो जैसे उनका दिल पत्थर का था और उनके बेटे और बहू सर पटक रहे थे, लेकिन उस पत्थर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बिल्कुल वैसे ही उन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बेटे और बहू ने न चाहते हुए भी अब वो घर छोड़ दिया और अब वे दर दर भटक रहे हैं। और वो कमज़ोर बेटा जो कभी कुछ नहीं करना चाहता था अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए, अब यहीं कोई छोटी मोटी नौकरी करता फिरता है। और राधे किशोर जी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। वे दोनों ही बुजुर्ग हैं और उनके बस का भी नहीं है कि वो अब कुछ ज़्यादा काम कर सके, इसलिए राधे किशोर जी की एक बेटी और एक दामाद उनके ही पास रहने लगे ताकि वो उन बुजुर्गों का अच्छे से ध्यान रख सके। अब राधे किशोर जी अपनी बेटी और दामाद के साथ बहुत खुश हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हैं। साथ ही अब उनकी पत्नी नीतू जी, उनकी तबीयत में पहले से अब काफ़ी सुधार हो चुकी है और अपने बच्चों के साथ वो भी बहुत खुश है। उन्हें अपने बेटे की याद तो आती है, लेकिन फिर उनकी हरकतों को सोचकर जो उन्हें राधे किशोर जी ने बाद में बताया था, उन सब बातों को सोच कर उनका भी मन भरता है। आदित्य अपने परिवार को पालता हुआ फिर रहा था और राधे किशोर जी अपनी बेटी और दामाद के साथ और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।
कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।